नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि अभी हाल ही में आपने देखा था कि रसिया के जो राष्ट्रपति थे पुतिन साहब, वो भारत आए थे और उनके आने से जो है 2 दिन की यात्रा पे जो भारत में थे, उसमें बहुत सारे जो है डील्स हुई थी, जिसमें आपने देखा था ऐसा मतलब प्रयास लगाया जा रहा था यस 500 से रिलेटेड, लेकिन उस पे डील नहीं हो सकी। यस 400 को ही और बढ़ाने, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वह डील हो सकी। ठीक ना, यानी डिफेंस से रिलेटेड ज्यादा डील जो है वह नहीं हुई। हालांकि जो है यूरेशिया जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसकी भी बात की गई कि आने वाले समय में यूरेशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा। अब आप कहेंगे कि यह यूरेशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या, है ना। तो पहले एफटीए क्या होता है यह आपको समझ में आना चाहिए, और दूसरा शब्द इसमें क्या है, यूरेशिया है। क्या है, यूरेशिया है। तो यूरेशिया क्या, यूरेशिया कहने का मतलब क्या है, यूरेशिया का मतलब एक तो यूरेशियन मतलब एक यूरोप हो गया और एक हो गया एशिया, मतलब 2 कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है। अब ये 2 कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है तो यूरेशिया संघ की बात की जा रही है। अभी जो हाल ही में आपने देखा, तो यूरेशिया संघ का मतलब क्या हुआ कि यूरोप और एशिया के जो संघ है उसकी बात की जा रही है। मतलब अभी आपने इससे पहले कुछ समय पहले जो है एफटीए साइन होता हुआ देखा देखा होगा आपने यूरोपियन यूनियंस के साथ। ठीक ना, तो यूरोपियन यूनियंस में, अच्छा आप क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि यूरोपियन यूनियंस में कौन कौन ऐसे कंट्रीज हैं जो शामिल नहीं है। ठीक ना, यानी यूरोप के जो सभी कंट्रीज हैं उन देशों का एक समूह है, संघ है, जिसको यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि साउथ अफ्रीका यूनियन है, ठीक, यानी अफ्रीका यूनियन जो बनाया गया है, ठीक वैसे यूरोपियन यूनियन भी है। तो यूरोपियन यूनियन में कौन कौन कंट्री जो है वो देश शामिल नहीं है यूरोप के, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालां हालांकि आपने देखा कि ईयू के साथ भी एफटीए अभी कुछ समय पहले जो है भारत जो है साइन किया हुआ था। ठीक ना, तो भारत और रसिया के बीच अगर देखा जाए तो सन 2000 से ही, जब पुतिन आए थे 2000-2001 के आसपास, तो उस समय से ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जो है शुरुआत हो चुकी थी। हालांकि रसिया तो बहुत पहले से ही भारत का, जब यूएसएसआर हुआ करता था तब से ही वह भारत का साथ देता है, ट्रेड जो है हमारी उससे होती है। अब यह यूरेशिया क्यों कहा जा रहा है, आगे रसिया को यूरेशिया क्यों कहा जा रहा है, इस संघ में यूरेशिया क्या नाम है, यूरोपियन यूनियन में तो ऐसा है नहीं। इसमें यूरेशिया नाम इसलिए है क्योंकि आपको दिखाई दिया होगा कि जो रूस है वह एक ऐसा कंट्री है जो 2 कॉन्टिनेंट में आता है। 2 कॉन्टिनेंट बोले तो 2 महाद्वीप में आता है। ठीक ना, तो 2 महाद्वीप में जब आता है तो 2 महाद्वीप वो कौन कौन से हैं, एक है यूरोप महाद्वीप और एक जो है एशिया महाद्वीप, है ना। तो इन दोनों महाद्वीपों में ये पड़ता है, इसका विस्तार है, इसका किसका मतलब रूस का। इसलिए इससे जो संघ निकल कर आया उसका नाम रखा गया क्या, यूरेशिया संघ। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना, और इवन आपने देखा भी होगा कि वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए, सबसे वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा एरिया वाइज अगर बात किया जाए कि एरिया वाइज सबसे ज्यादा जो है एरिया किस कंट्री के है, या सबसे ज्यादा एरिया वाइज अगर देखा जाए सबसे फर्स्ट पे कौन कंट्री है, तो वह कौन है, वह रूस है ना। कौन है, वह रसिया है, रूस है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में कौन सा स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। वही भारत की बात किया जाए तो भारत जो है पॉपुलेशन के हिसाब से आपको दिखाई देगा कि पॉपुलेशन के हिसाब से जो है भारत फर्स्ट है वर्ल्ड लेवल पे। ठीक ना, तो पॉपुलेशन के बेस पे अगर देखेंगे फर्स्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत में डिमांड की तो कमी होगी नहीं, और ये जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ये कौन सा है, यह युवा वर्ग का है, जिसमें से 35 वर्ष प्लस 35 वर्ष के आसपास के जो एवरेज औसत आयु वाले व्यक्ति जो हैं आपको ज्यादा इसमें दिखाई देंगे। ठीक ना, अब बात आती है कि एफटीए क्या होता है। एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब मुक्त व्यापार समझौता। क्या होता है, मुक्त व्यापार समझौता। ठीक ना, अब ये आप बोलेंगे कि मुक्त व्यापार समझौता जो है इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है। जैसे 2 देशों के बीच में अगर कोई मुख्य रूप से क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। ठीक ना, 2 देशों के बीच में क्या हो रहा हो, व्यापार हो रहा हो। जैसे मान लीजिए कि यूरेशिया संघ हो गया, यूरेशिया यूनियन हो गया, और एक तरफ हो गया भारत, है ना। तो यहाँ से क्या होता है, इन दोनों जगह से मान लीजिए, हालांकि विश्व में सभी जगह ऐसा होता है लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पे सपोज दैट क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है।
ठीक ना। अब ये जो व्यापार आपको दिखाई देगा, यह क्या होता है, यह भारत के लिए भी और यूरेशिया यूनियन के लिए भी आप देखेंगे कि वहां से भी क्या होता है, आपको दिखाई देगा कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता रहता है इन दोनों देशों के बीच में, ठीक ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहने का मतलब यह है कि निर्यात आयात होता रहता है, ठीक ना। क्या होता रहता है, निर्यात और आयात वाला प्रोसेस जो है यह होता रहता है। मतलब ये हो गया इन दोनों देशों के बीच में भारत भी कोई चीज जो है, कुछ चीजों का जो है निर्यात करता है और यूरेशिया यूनियन भी निर्यात करता है भारत के लिए, और वह जो है भारत से आयात करता है। भारत भी जैसे कच्चे तेल हो गए, न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर से संबंधित चीजें हो गई, वह मुख्य रूप से क्या करता है, वह यूरेशिया संघ से क्या करता है, इंपोर्ट करता है, आयात करता है। तो ये जो आयात जो किया जाता है, इसमें क्या लगता है, एक देश से दूसरे देश में जब कोई वस्तु जाती है तो आपको पता होगा कि इसमें के जाने से वहां पे क्या लगाया जाता है, यह टैक्स लगाया जाता है, एक प्रकार का कर लगाया जाता है जिसको कहा जाता है आयात कर। क्या कर लगाया जाता है, आयात कर लगाया जाता है ना। अभी आयात कर लगने से क्या दिक्कतें होती हैं, आयात कर लगने से वह वस्तु जब वह अनदर कंट्री में जाती है तो उसका कॉस्ट जो होता है वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक ना। वास्तविक मूल्य से उसका कॉस्ट जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वह जब ज्यादा बढ़ जाता है, अगर यह चीजें अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो सीधे इफेक्ट क्या पड़ता है, सीधे इफेक्ट ये पड़ता है कि ज्यादा बढ़ जाने से सीधे सीधे यह इफेक्ट डालता है कि आपकी जो वस्तु है उस बाजार में क्या हो गई, महंगी हो गई। तो महंगी जब हो गई तो वहां पे अन्य, ठीक आप ही की जैसे कोई वस्तु अगर उत्पादन हो रहा है लोकल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, तो उसका कंपटीशन नहीं रहेगा, ठीक ना। उसमें प्रतिस्पर्धा आपकी वस्तु नहीं कर पाएगी। तो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी तो वहां पे आपका जो वस्तु है उसका निर्यात जो है वो कम हो जाएगा या निर्यात बंद हो सकता है, ठीक है। तो वस्तु जो इसके कंपटीशन बनाए रखने के लिए क्या डोमेस्टिक लेवल पर आवश्यकता होनी चाहिए, तो कुछ हद पे आप कह सकते हैं कि हाँ आवश्यकता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ता है, और प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन जब बढ़ेगा तो दो से अधिक वस्तुओं में जब कंपटीशन होगा तो यहाँ पे सीधे सीधे फायदा किसको होगा, कंज्यूमर को होगा, ठीक ना। कंज्यूमर को होगा यानी उपभोक्ता को होगा। अब आप बोलेंगे उपभोक्ता को फायदा कैसे होगा, क्योंकि वो वस्तुएं जो मिलेंगी वह एक तो क्वालिटी रूप से मिलेगी और एक सस्ते रूप से यानी सस्ते रेट पे उसको उपलब्ध कराई जाएंगी, उपलब्ध हो पाएंगी। इसलिए यह जो है कंपटीशन मार्केट में बना के रखना अच्छी बात है ना। तो यह चीजों के लिए मुख्य रूप से टैक्स लगाया जाता है। अब जब यह चीजें हो जाएंगी, यह चीजें कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हो जाता है, एफटीए साइन हो जाता है दो देशों के बीच या दो से अधिक देशों के बीच जब एफटीए साइन हो जाता है तो उसमें क्या होता है, इंपोर्ट हुई वस्तु या एक्सपोर्ट हुई वस्तु पर कोई अतिरिक्त शुल्क जो है, कोई अतिरिक्त जो शुल्क है वह अतिरिक्त शुल्क जो है नहीं लगता है, ठीक ना। तो अतिरिक्त जो शुल्क है वह नहीं लगाया जाता है। इसी को कहा जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो हाल ही में आपने देखा यूरोपियन यूनियन के साथ भी हुआ, और अभी यूरेशिया से जो है अभी बात जो चल रही थी, इसमें बात है कि आने वाले समय में एफटीए भी होगा, किसके साथ, यह मुख्य रूप से आपने देखा यूरेशिया संघ के साथ, ठीक है। एक चीज तो ये है। दूसरा चीज जो डील आपने देखा उसमें जो रूस के राष्ट्रपति थे उनके द्वारा वक्तव्य दिया गया कि जो परमाणु एनर्जी है, जो परमाणु ऊर्जा है ना, यानी एटॉमिक पावर है, जो एटॉमिक एनर्जी है, उसमें मुख्य रूप से एटॉमिक एनर्जी में निवेश करने के लिए मुख्य रूप से बढ़ावा देने की भी बात की गई। और ये भी कहा गया क्योंकि यूरेनियम का उत्पादन मतलब अच्छे मात्रा में रूस में होता है, तो इसको ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में अमेरिका जो है यहाँ से क्या करता है, यह मुख्य रूप से इंपोर्ट करता है, यानी मुख्य रूप से वहां पे से मंगाता है कौन, यूएस से मंगाता है, रसिया से। तो इसमें भारत का जो एक परमाणु एनर्जी है, परमाणु सेक्टर है, परमाणु भट्टी है, जैसे आपने पिछले दिनों देखा कि भारत सरकार के द्वारा इसमें भी धीरे धीरे जो है प्राइवेट सेक्टर को लाने के लिए या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा इन्वेस्ट करने के लिए बढ़ावा देने की बात की जा रही थी। तो इसमें जो है कुडमकुलन जो परमाणु क्षेत्र है, कुडमकुलम, वहां पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की, उसको डेवलपमेंट करने की रसिया के द्वारा बात की गई है, ठीक है। तो हालांकि ब्रह्मोस के बारे में आप जानते ही हैं, तो उसको थोड़ा सा आप अपने लेवल पे तैयार कर लीजिएगा, लेकिन परमाणु से रिलेटेड है वो मैंने बताया।
तो परमाणु से रिलेटेड में आप देख सकते हैं कि ये कौन सी चीजें हैं। तो देखिए, पुतिन्स बिग न्यूक्लियर कमिटमेंट, उसमें टेक कुडनकुलम प्लांट फॉर फ्यूल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुडनकुलम जो प्लांट है उसको बढ़ावा देने की बात की गई है। अब अभी हम लोग देखेंगे कि कुडनकुलम जो परमाणु रिएक्टर है वह कहाँ पे है। तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु राज्य में है। उसके अलावा भी हम लोग देखेंगे कि भारत के और कौन-कौन से जो है परमाणु रिएक्टर हैं, कहाँ पे डेवलपमेंट किए जा रहे हैं और आगे कौन-कौन से बनने वाले हैं। वहाँ से जो है ऑनलाइनर में या मुख्य रूप से सिविल सेवा की परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 2 ऑफ द 6 रिएक्टर इन द न्यूक्लियर प्लांट तमिलनाडु आर ऑलरेडी ऑपरेशनल, यानी 6 में से 2 जो परमाणु रिएक्टर हैं तमिलनाडु में ऑलरेडी वह काम कर रहे हैं। विथ मॉस्को कमिटेड टू इंश्योरिंग द प्लांट रीचेज इट्स फुल कैपेसिटी। तो फुल कैपेसिटी को बढ़ावा देने के लिए जो है प्रतिबद्धता जताई है रूस ने। मुख्य रूप से किसकी बात की गई है? कुडनकुलम जो प्लांट है जो तमिलनाडु में है उसकी बात की गई है। ठीक है, तो यह मुख्य रूप से शिखर सम्मेलन था जिसमें, अच्छा, ये परमाणु रिएक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्यों बात की जा रही है? तो आपको पता होगा कि धीरे धीरे रीन्यूएबल जो एनर्जी है उसको बढ़ावा देने के लिए भारत का जो 2070 का जीरो कार्बन इमिशन है, 2030 तक आपने देखा होगा 500 गीगावाट तक जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा से मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन करने का जो एम है, इन सभी को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए ये सारी चीजें आवश्यक हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स आप क्वालिफाई हो चुके हैं, तो मेंटरशिप प्रोग्राम चलाई जा रही है। जो 71वीं जो बीपीएससी हुई थी प्रीलिम्स, उसके मेंस के लिए 90 दिवसीय यह मुख्य रूप से टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है। इसमें अलग अलग जो एक्सपर्ट हैं या अनुभवी जो लोग हैं, मेंटर्स हैं, वो आपको मुख्य रूप से इसमें गाइडलाइंस करेंगे और भी सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ऑफलाइन है और इसका फी जो है यह मुख्य रूप से 11,999 के आसपास जो है इसका फी है। आप मुख्य रूप से यह दिए गए जो नंबर है उस पर कांटेक्ट करके और तब इसमें जो है परचेज इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसमें जो है मैं बता रहा था कि तमिलनाडु में जो है कुडमकुलम, वह मुख्य रूप से 6 उसमें रिएक्टर्स हैं जिसमें से 3 चालू हैं। 3 और 4वां जो यूनिट है उसमें पूरा होने की प्राथमिकता देने का बात किया गया है। परमाणु ईंधन चक्र को विस्तार करने की जो है उसमें बात की गई है। ठीक ना, अब इसका लोकेशन कहाँ है? तो तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। अभी आगे हम लोग देखेंगे लगभग 6000 मेगावाट तक जो है, यानी 6 ठो है, एक 1000 मेगावाट यूनिट का एक ठो है और 6 ठो वहां पे प्लांट है कुडमकुलम, कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो ये थोड़ा सा न्यूज में है, तो इसको जो है आप बिल्कुल अपने लेवल पर जरूर तैयार कीजिएगा। और किसके सहयोग से? मुख्य रूप से आप देख सकते हैं एनपीसीआईएल, ठीक ना, और वहां के रसिया का जो है रेस्टॉम, याद रखिएगा, रोसेटॉम या रोस्टम, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, यह रसिया का जो है या उसके सहयोग से यहाँ पे बनाया जा रहा है। कुडमकुलम वाला जो परमाणु रिएक्टर है वह मुख्य रूप से उसको बढ़ावा दिलाने की बात की जा रही है। ठीक ना, तो ये 6 रिएक्टर्स हैं या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के। ठीक ना, और यूनिट 1 यूनिट 2 जो था उसका पहले से ही चालू है, 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। 3-4 में निर्माण में देरी और धीमी प्रगति थी, 5-6 अभी आधारभूत संरचना उसकी तैयार हो रही है। तो इसमें कमिटमेंट किया गया है, रसिया के द्वारा प्रतिबद्धता जताई गई है। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया जा रहा है ये सारी चीजें? तो आप देखेंगे भारत में पॉपुलेशन ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ज्यादा है, तो हाँ, या मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा को उत्पादन मतलब अपनाने के लिए बिजली की और मांग जो है वो बढ़ेगी। तो भारत की बढ़ती जो बिजली मांग है, या 2030 तक जो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दुगुना हो जाएगा भारत की बिजली का मांग। या 24 घंटा जो बिजली, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे तो 24 घंटे, इवन 22 घंटे भी बिजली जो है वो नहीं रहता है। तो ये सारी चीजें जो है उसका मुख्य, और जो अभी भी इलेक्ट्रिक का उत्पादन होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, वो कोल बेस्ड सबसे ज्यादा होता है। कोल बेस्ड का मतलब कि कोयला जो है उसको जलाया जाता है, फिर वह वाष्प उसका जाता है, मतलब कोयले का वाष्प नहीं, पानी का ही वाष्प है, लेकिन कोयले से जला के तब वाष्प को क्रिएट करके तब टरबाइन को चलाया जाता है, उस तरह से होता है। तो अल्टीमेटली रूप से अगर आप देखेंगे विद्युत का उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन वह पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ नहीं जा रहा है, नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? कि अंततः आप देखेंगे एटलीस्ट तो वह कार्बन, यानी कार्बन कोयले से ही वह उत्पादन हो रहा है, तो इसलिए सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। ठीक ना, तो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन हो गया, रेल विद्युतीकरण हो गया, इसके बढ़ते या जो उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, इसके बढ़ने के बढ़ जो रहा है इसमें, इसीलिए भारत में जो बिजली की मांग है वो बढ़ रही है। तो रूस के सामरिक हित अगर देखेंगे तो पश्चिमी प्रतिबंध के चलते रूस का लक्ष्य क्या है? कि भरोसेमंद परमाणु प्रौद्योगिकी प्रदाता के रूप में अपनी छवि को मजबूत करना, ये सारी चीजें। तो भारत और रोस्टॉम, या रोस्टॉम कहाँ की है? रूस की
जो है परमाणु सहयोग कंपनी है, जिसके मुख्य रूप से ये सारी चीजें हो रही है, ठीक ना। तो 2031 तक परमाणु क्षमता को कितना 7 गीगावाट से बढ़ाकर 22 गीगावाट करने की प्रतिबद्धता जो है वो भारत की भी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि प्रमुख जैसे 1988 में आप देखेंगे तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए प्रारंभिक समझौता शुरू हुआ था। 2008 में असैन्य परमाणु दायित्व छूट से पूर्ण सहयोग द्वारा खोला गया। 2014 में परमाणु सहयोग के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण पर हस्ताक्षर किए गए और 2025 पर पुतिन ने सभी इकाइयों को पूर्ण क्षमता पूरा करने का व्यापक परमाणु सहयोग के लिए प्रतिबद्धता जो है कमिटमेंट जताई है, जो तमिलनाडु में है, कुडनकुलम में है, ठीक है। और भी जो जो चीजें हैं उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है भारत में अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ कहाँ पे है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये एक तो है, आप देख सकते हैं ये हरियाणा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आप देखेंगे कुम्हारिया है, कुम्हारिया 4 यूनिट है, 700 मेगावाट का है, 700 मेगावाट का है और किसमें है, यह प्रपोज प्रोजेक्ट है, अभी प्रोजेक्ट पूरा नहीं है हरियाणा वाला कुम्हारिया में, यह प्रस्तावित किया गया है, अभी प्रस्तावित है ना। नरौरा उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित नहीं, पहले से ही चालू है, चल रहा है, 2 यूनिट है, 220 मेगावाट का है। फिर आप देखेंगे रावत भाटा आपको दिखाई देगा राजस्थान में, जिसमें मुख्य रूप से आपको 4 यूनिट दिखाई देंगे, जिसमें से 4 नए यूनिट जो है अभी प्रपोजल है, मतलब मुख्य रूप से चल रहे हैं, ठीक ना, 2010 से ही है। और उसके बाद से अगर आपको देखेंगे तो और भी एक दो जो 200 मेगावाट का वो चल रहा है, और एक जो है वह 100 मेगावाट का है, वह भी अंडर मुख्य रूप से आप देखेंगे ऑपरेशनल है, और 2 जो है 700 मेगावाट का वो मुख्य रूप से प्रपोजल है, प्रस्तावित है। काकरापार आप देख सकते हैं, काकरापार जो है कहाँ पे, गुजरात में है। फिर मीठी बिरडी आप देख सकते हैं, ये भी गुजरात में प्रपोजल है, इसका प्रस्तावित है अभी। तारापुर जो है महाराष्ट्र में, ये पहले से ही संचालित है। जैतापुर जो है ये प्रपोजल है, मन प्रस्तावित है। कैगा कर्नाटक में यह पहले से चल रहा है। कुडमकुलम जो है यही तमिलनाडु, इसी में पूरा का पूरा जो 6 यूनिट है, 6 यूनिट को जो है रसिया जो है डेवलप करने की बात कहा है। फिर कलपक्कम जो है आप देखेंगे तो ये भी तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आंध्र प्रदेश में तो कवाड़ा है। फिर आपको दिखाई देगा कि कवाड़ा के बाद से आपको दिखाई देगा मध्य प्रदेश में जो है बारगी है, और वेस्ट बंगाल में हरिपुर जो है आपको दिखाई देगा। मेजर रूप से अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न जो है कहाँ कहाँ पे ऑपरेशनल इस समय है जो परमाणु ऊर्जा केंद्र अगर देखा जाए तो नरौरा उत्तर प्रदेश, ठीक ना। एक याद रखिएगा, राजस्थान एटॉमिक जो पावर स्टेशन है राजस्थान में है, ठीक। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वह गुजरात में है, ठीक ना। फिर तारापुर जो है वह महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटक में है, और यहाँ से कुडमकुलम जो है वह तमिलनाडु में है, और एक है मद्रास एटॉमिक पावर, यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे अपने स्तर पे, यहाँ से प्रश्न आपके लिए पूछा जा सकता है। तो यही सारी चीजें थी। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।